तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का इस वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि हर प्रमोशन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 4 से 5 सवाल तो कम से कम आते ही आते हैं। तो आज का वीडियो बड़ा ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो आपके आने वाले प्रमोशन एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, और दूसरा होता है बैलेंस शीट, जिसको एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट बोलते हैं। जी हाँ, दो स्टेटमेंट मुख्यतः होते हैं, एक होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ, इनकम स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, वो दरअसल इनकम स्टेटमेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। मतलब एक पीरियड में आपके परफॉर्मेंस कैसा है, आपके रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कैसा है, उसको दिखाते हैं। और जो बैलेंस शीट होते हैं वो फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाते हैं कि आपका फाइनेंशियल हेल्थ, आप कितनी तरह से मजबूत हैं। आपके एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट बताता है कि आप में कितना आप स्वामित्व है आपके में और कितना जो आपकी लायबिलिटी है उसके बारे में बैलेंस शीट बताता है। तो चलिए विस्तार से हम चर्चा करते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं पहले बैलेंस शीट की। जी हाँ, बैलेंस शीट क्या है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर डे। जी हाँ, बैलेंस शीट जो है वो किसी नियत तिथि पर एसेट्स और लायबिलिटी का तुलन पत्र है। जी हाँ, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑन ए पर्टिकुलर डे। जो आपके एसेट्स हैं और लायबिलिटी हैं उनका स्टेटमेंट ही बैलेंस शीट कहलाता है। लायबिलिटी क्या होता है? व्हाट ए फर्म ओज। जो लायबिलिटी है, जो जिसे अदा करनी होती है, जो दायित्व होता है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। जैसे कहीं से लोन लिया हुआ है, उसको चुकाना है, तो वो आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी मीन्स व्हाट ए फर्म्स ओज, इसको लायबिलिटी बोलते हैं। और एसेट का मतलब होता है व्हाट ए फर्म ओन्स, जिसका खुद की संपत्ति है, स्वामित्व है, जिससे उनको इनकम होने वाले हैं, उसको बोलते हैं एसेट, जो उसकी खुद की परिसंपत्ति है। बैलेंस शीट जो है उस फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। बैलेंस शीट टेल्स अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। जी हाँ, सरल तरीके से समझिए, एसेट एंड लायबिलिटी, किसी फर्म के तुलन पत्र में एसेट एंड लायबिलिटी का जो विवरणी होता है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो चलिए बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट का। और इनकम स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर ए पीरियड। किसी अवधि में उस फर्म के आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअल में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो दर्शाता है उसके रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन की। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन फॉर ए पीरियड। जी हाँ, उस फर्म के रिजल्ट को दिखाता है कि उसके क्रियाकलापों का रिजल्ट क्या रहा है, प्रॉफिट में रहा, लॉस में रहा। तो इनकम एक्सपेंसेस का विवरणी, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप जान गए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं अभी मुख्यतः। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, और एक होता है बैलेंस शीट, जिसको बोलते हैं एसेट और लायबिलिटी विवरणी पत्र। जी हाँ, ये जो दो स्टेटमेंट है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है साल भर में कम से कम एक बार बनाए जाते हैं। और अगर यहाँ बैंकों की बात की जाए तो ये साल भर में 4 बार बनाए जाते हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। जी हाँ, दूसरी मुख्य बात होती है इनकी लिमिटेशन होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन ये होती है कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, इंडिकेट्स ओनली क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट, दे डू नॉट डिस्क्लोज अबाउट द क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। ये मात्रात्मक चीज़ें बताती हैं कि कितना उनके क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट को बताती है, ये उनके क्वालिटेटिव गुणात्मक व्यू को नहीं बताती। तो ये इनकी लिमिटेशन है। अगर हम किसी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट ही हम जान पाएंगे, उसके क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो अगर आपको लिमिटेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा जाए तो आप ये जरूर जान लीजिएगा कि दे डू नॉट डिस्क्लोज अबाउट द क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, दे ओनली इंडिकेट द क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट। जी हाँ, चलिए बात करते हैं कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट एक होता है।
प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एक्सपेंडिचर में एक एक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर टेकन इनटू अकाउंट व्हेन दे बिकम ड्यू वेदर एक्चुअली दे आर पेड आर रिसीव्ड। जब एक्रूवल कॉन्सेप्ट का होता है, जब हम किसी को खर्च करते हैं तो एक्चुअल में जब पे करते हैं तो ही वो खर्च माना जाता है। और एक्सपेंडिचर इनकम जो है, जब सामने वाले के द्वारा जो एक्चुअल में आ जाता है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर है जब एक्चुअल में रिसीव हो जाते हैं इनकम या पेड हो जाते हैं तभी उसको माना जाता है, तभी उसको सही इनकम और एक्सपेंडिचर माना जाता है। इसको बोलते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ दोस्तों आप बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए कुछ फार्मूलेज़ की कि हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे लॉस निकालते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है ग्रॉस प्रॉफिट। जी हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जितना सेल हुआ है उसमें जो गुड सोल्ड हुआ है उसका कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। और ठीक उसी तरह आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब उस ऑपरेशन को करने में जो एक्सपेंसेस हुआ उसको माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस अदर एक्सपेंडिचर। जी हाँ, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम को जोड़ दिया जाए और अदर एक्सपेंसेस को घटा दिया जाए तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब बात करते हैं कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। जो मूल्य ह्रास है उसको नेट प्रॉफिट में अगर जोड़ दिया जाए तो कैश प्रॉफिट आ जाता है। और अगर कैश लॉस की बात किया जाए तो नेट लॉस में अगर डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाए तो कैश लॉस हो जाता है। मतलब कैश लॉस इज इक्वल टू नेट लॉस माइनस डेप्रिसिएशन। मूल्य ह्रास को लॉस में घटा दिया जाए तो कैश लॉस होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको याद हो जाएंगे और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो टोटल सेल हुआ है, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो घटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देंगे। नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस अदर एक्सपेंसेस घटा देंगे, अदर इनकम को जोड़ देंगे। फिर कैश प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो ये कैश प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। जी हाँ, आप बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट जैसे मैंने बताया था इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन ए पर्टिकुलर डेट। जी हाँ, बैलेंस शीट क्या है? किसी एक नियत तिथि पर उस फर्म के एसेट और लायबिलिटी का विवरणी है। लायबिलिटी साइड में 3 हिस्से आते हैं। पहला हिस्सा आता है नेटवर्थ। जी हाँ, पहला हिस्सा आता है नेटवर्थ आता है। जो कंपनियों का ओनर होता है, जो उनका खुद का कंट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं नेटवर्थ। दूसरा हिस्सा आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो दूसरा हिस्सा आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। अभी आप जान लीजिए कि पहला हिस्सा आता है नेटवर्थ, दूसरा हिस्सा आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और तीसरा हिस्सा आता है करंट लायबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये 3 चीज़ों से मिलकर लायबिलिटी साइड पूरा होता है। पहला नेटवर्थ, दूसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और तीसरा करंट लायबिलिटी। अगर ये 3 चीज़ों को शामिल कर लिया जाए तो ये किसी फर्म के टोटल लायबिलिटी साइड को पूरा करते हैं। ठीक उसी तरह एसेट साइड में जानते हैं एसेट साइड में क्या क्या आते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट। जी हाँ, सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट जो एसेट साइड में आता है। फिर आता है वो करंट एसेट। जी हाँ, करंट एसेट आता है। हम लोग आगे विस्तार से भी समझेंगे कि फिक्स्ड एसेट क्या होता है, लेकिन अभी जान लीजिए कि एसेट साइड में क्या आते हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और आता है इंटेंजिबल एसेट्स। जी हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स और आता है नॉन करंट एसेट। जी हाँ, ये बैलेंस शीट का हिस्सा है। इसके 2 हिस्से होते हैं। लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में 3 चीज़ें आती हैं। नेटवर्थ आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आती है और करंट लायबिलिटी आती है। और एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट आते हैं, करंट एसेट आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं एंड नॉन करंट एसेट आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझते हैं विस्तार से कि नेटवर्थ क्या होता है जो लायबिलिटी का हिस्सा है। लायबिलिटी साइड में मैंने बताया था 3 चीज़ें आती हैं, नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। तो आप पहले समझते हैं कि नेटवर्थ क्या है। जी हाँ, नेटवर्थ का मतलब होता है कि ओनर्स इक्विटी। नेटवर्थ को ऐसा माने कि जो मालिकों का खुद का हिस्सा, मालिकों का शेयर। नेटवर्थ मीन्स ओनर्स इक्विटी, मतलब अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स आर प्रॉफिट रिटेन्स इन द बिजनेस। नेटवर्थ का मतलब होता है वैसा पैसा जो मालिकों द्वारा लगाया गया हो, योगदान दिया गया हो तथा बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट बिजनेस में लगाया गया हो, उसको बोलते हैं नेटवर्थ। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ मीन्स अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स एंड प्रॉफिट रिटेन इन द बिजनेस। मतलब मालिकों द्वारा लगाया गया पैसा या बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट बिजनेस में ही लगा दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्थ बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो जैसे कैपिटल है, पूंजी है, किसी फर्म में पूंजी लगी हुई है ओनर्स की, तो वो क्या कहलाएगा? नेटवर्थ का हिस्सा कहलाएगा। फिर पेड अप कैपिटल है,
पेड अप कैपिटल जारी किया, कैपिटल शेयर जारी किए हैं, पेड अप कैपिटल हैं। फिर उसके बाद होता है रिजर्व एंड सरप्लस। जी हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस है, ये चीज़ें जो हैं नेटवर्थ के हिस्से होते हैं। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की। जी हाँ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है, ये लायबिलिटी के हिस्से हैं। पहले हम बात किए थे नेटवर्थ की, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऐसा पैसा है जो बाहर से लिया गया हो और जिसे 1 साल के बाद चुकाना हो। मतलब अमाउंट बारोड फ्रॉम आउटसाइडर एंड रिपेबल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जी हाँ, ऐसा पैसा जो बाहर से लिया गया हो, बाहरी व्यक्तियों से लिया गया हो या बाहरी फर्म से लिया गया हो और जिसे 1 साल के बाद चुकाना हो बैलेंस शीट से, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मतलब ऐसा पैसा जो आउटसाइड से लिया गया हो और उसे 1 साल के बाद चुकाना हो, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर फर्म ने टर्म लोन लिया हुआ बैंक से, जब टर्म लोन लिया हुआ है तो 7 सालों में चुकाना है, तो ये कहलाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का हिस्सा कहलाएगा। फिर दूसरा डिबेंचर जारी किया, कहीं से पैसा लिया है, 5 साल 3 साल में उनको भुगतान करना है, तो उसको बोलते हैं डिबेंचर जारी किया हुआ है। फिर होता है अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, कब लौटाना है पता नहीं, लॉन्ग टर्म लौटाना है, तो ये सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के हिस्से हैं। तो आप समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब है अमाउंट बारोड फ्रॉम आउटसाइड एंड रिपेबल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो बाहरी लोगों से लिया गया हो और 1 साल के अंदर चुकाना हो, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जी हाँ, अमाउंट पेबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। मतलब ऐसा पैसा जो बाहर से लिया गया हो और इसी साल के अंदर उस बैलेंस शीट के ईयर्स खत्म होने के अंदर ही चुकाना हो, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन पेबल विद इन 1 ईयर। अगर बैंक से टर्म लोन लिया हुआ है तो उस टर्म लोन का जो EMI है साल भर के अंदर का जो चुकाना है, वो करंट लायबिलिटी में आएगा, और साल भर के बाद में चुकाने वाले जो टर्म लोन है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएंगे। और जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, मतलब हमने सामान लिया हुआ है और उनको पेमेंट नहीं किया हुआ है, साल भर के अंदर चुकाना होता है। ट्रेड क्रेडिटर्स, उधारी में सामान लिया हुआ है, तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। फिर आता है बिल्स पेबल। ऐसे चीज़ें हैं जो बिल, हमने सामान मंगा लिया, बिल उसके आने वाले हैं, उनको पे करना है, तो बिल्स पेबल। अकाउंट पेबल्स, प्रोविजंस हैं, प्रोविज़न रखे हुए हैं, डिविडेंड्स पेमेंट है। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग है, फिर एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होता है? जैसे बिजली बिल है, इस महीने का बिजली बिल है, बिल आया नहीं है तो हम भुगतान नहीं करेंगे, बिल 2 महीने बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, भुगतान करेंगे, तो उसको बोलते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो इसी साल के हैं लेकिन उसको पटाने हैं, साल के अंदर पटाने हैं, तो उसको बोलते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। तो जी हाँ, अभी बात कर रहे थे हम लोग करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी में आता है जैसे बैंक से लोन लिया हुआ है, CCOD और ओवरड्राफ्ट लिए हुए हैं, जिनको साल भर के अंदर चुकाना है, तो ये भी करंट लायबिलिटी का हिस्सा होते हैं। बैंक से CC लिमिट लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट लिमिट लिए हुए हैं और इनको साल भर के अंदर चुकाना होता है, तो इसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने लायबिलिटी साइड के 3 हिस्सों में बात कर रहे थे, जिसमें नेटवर्थ था और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी था, करंट लायबिलिटी था। नेटवर्थ मतलब मालिकों का लगाया गया पैसा या बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट बिजनेस में लगा दिया, उसको बोलते हैं नेटवर्थ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ऐसा पैसा जो बाहर से लिया गया हो और 1 साल के बाद चुकाना हो, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ऐसा पैसा जो बाहर से लिया गया है लेकिन 1 साल के अंदर, बैलेंस शीट के 1 साल के अंदर पटाना है, तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। दोस्तों, अब बात करेंगे हम एसेट साइड में। एसेट साइड में 4 हिस्से हैं, जिसमें पहली बात है फिक्स्ड एसेट की, दूसरा हिस्सा जो है वो करंट एसेट की, और तीसरा हिस्सा होता है इंटेंजिबल एसेट की, और चौथा हिस्सा होता है नॉन करंट एसेट की। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड एसेट की। फिक्स्ड एसेट वो ऐसे एसेट हैं जिनका इस्तेमाल लंबे समय के लिए हो और बेचने के लिए ना हो। मतलब दोज एसेट टू बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम एंड नॉट मेड फॉर सेल। मतलब ऐसे एसेट जिनका उपयोग उस फर्म के इस्तेमाल के लिए, लंबे समय के इस्तेमाल के लिए हो और बेचने के लिए ना हो, उनको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। जी हाँ, दोज एसेट यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ फर्म एंड नॉट फॉर सेल, नॉट मेड फॉर सेल इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। उदाहरण के तौर पर अगर लें तो जैसे लैंड है, अगर किसी फर्म का लैंड है वो फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। बिल्डिंग है वो फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। फिर प्लांट है, फिर मशीनरीज़ हैं, फिर हैं व्हीकल्स हैं, फर्नीचर्स हैं। ये एग्जाम्पल हैं फिक्स्ड एसेट के, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है वो लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए होता है और इनको बेचने के लिए नहीं बनाया जाता है, तो ये होते हैं फिक्स्ड एसेट। चलिए अब बात करते हैं करंट एसेट की। करंट एसेट आर दोज एसेट likely to be consumed or converted to cash within 1 year from the date of balance sheet। ऐसे एसेट
जिनको कंज्यूम कर लिया जाएगा उस बैलेंस शीट के 1 साल के अंदर, या कैश के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब फर्म के पास ऐसे एसेट्स हैं जिनका कंजम्पशन हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा, या कैश के रूप में परिवर्तन हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, उसको बोलते हैं करंट एसेट। उदाहरण के तौर पे स्टॉक है, अगर स्टॉक है, स्टॉक बिक गया तो कैश के रूप में आ जाएगा, तो ये करंट एसेट कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर लेंगे तो ट्रेड डेप्टर्स है, अगर हमने उधार में किसी को दिया हुआ है, सामान दिया हुआ है, तो वो साल भर के अंदर 2 महीने में 3 महीने में पैसा दे देगा, उसको बोलते हैं ट्रेड डेटर। फिर बात करते हैं कि बिल्स रिसीवेबल है, अगर हमने सामान दिया हुआ है, बिल्स भेजा हुआ है और उसके पैसे आने वाले हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, तो ये सब करंट एसेट है। कैश है, कैश इन हैंड है, वो करंट एसेट है। बैंक में खाते में पैसा जमा हुआ है तो बैंक बैलेंस है, वो भी कैश जो है करंट एसेट है। साथ ही साथ जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, हमने पहले से ही पेमेंट किया हुआ है, तो वो पैसा इस महीने का जो आएगा या इस साल के अंदर का जो आएगा हमारे पास रहेगा। एडवांस सैलरी है, एडवांस टैक्स पेड किया है, ये सब करंट एसेट हैं। साथ ही साथ जैसे एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम है जो इस साल के इनकम है लेकिन अभी नहीं आए तो एक साल भर के अंदर आ जाएगा, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम है, तो ये करंट एसेट है। दोज एसेट्स which are likely to be consumed and converted into cash within 1 year from the date of balance sheet are called current asset है। जी हाँ, अब बात करते हैं हम इंटेंजिबल एसेट्स की। इंटेंजिबल एसेट एक तरह से फिक्सियस एसेट होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो दोज एसेट विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट है जो फर्म के लिए काम आते हैं लेकिन उनका भौतिक रूप नहीं है, लेकिन वो उस फर्म के बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम आते हैं, तो उनको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे गुडविल है, उनका नाम चलता है, ब्रांड का नाम चलता है, गुडविल है। फिर आता है पेटेंट है, आपने कोई चीज़ पेटेंट करा के रखा है तो वो इंटेंजिबल होता है, इसको फिक्सियस एसेट भी बोलते हैं। ट्रेडमार्क का है, जी हाँ ट्रेडमार्क का है। फिर आता है कॉपीराइट, कॉपीराइट है मतलब आपके अलावा कोई नहीं बन सकता है। फिर फ्रेंचाइजीज हो गए हैं, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हो गए हैं जो फर्म चालू होने से बहुत पहले ऑपरेट करके रखा है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, चालू करने से पहले जो एक्सपेंसेस किए हुए हैं। फिर लॉसेस हैं, जो लॉस हो गया है तो वो भी इंटेंजिबल एसेट होता है क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो वैक्यूम सा रहता है, उसको भरना ही पड़ता है। तो ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट की। जी हाँ, नॉन करंट एसेट ऐसे होते हैं जो ऊपर दिए गए 3 एसेट्स की कैटेगरी में अगर ये शामिल नहीं है तो उनको नॉन करंट एसेट बोलते हैं। दोज एसेट्स which are not classified in any category are called non current asset। जैसे स्टोर में सामान रखा गया है जिसका 1 साल बाद 6 महीने बाद भी अगर उनका इस्तेमाल करना है तो वो नॉन करंट एसेट कहलाएगा। डेटर मोर देन 6 मंथ ओल्ड, अगर डेटर लिए हुए हैं और 6 मंथ से पुराने हो गए हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो नॉन करंट एसेट कहलाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, अगर एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं जो बाद में आने वाले हैं तो वो नॉन करंट एसेट कहलाएंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हमने किसी जगह सिक्योरिटी डिपॉजिट लगाया हुआ है जो बहुत फ्यूचर टाइम के लिए, काफ़ी लंबे समय के लिए वहाँ जमा रहता है, तो नॉन करंट एसेट कहलाएंगे। तो ये नॉन करंट एसेट है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम देख रहे थे लाइबिलिटी के कितने हिस्से होते हैं और एसेट्स के कितने हिस्से होते हैं। अगर समरी के तौर पर एक बार पुनः देख लें कि लाइबिलिटी क्या होते हैं, एसेट क्या होते हैं, तो आप देखिए लाइबिलिटी साइड 3 हिस्से होते हैं। नेटवर्थ होते हैं, जो नेटवर्थ मतलब खुद के मालिकों द्वारा लगाया गया पैसा या बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट बिजनेस में लगाया गया हो। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दूसरा हिस्सा होता है, बाहर से लिया गया पैसा जो 1 साल के बाद उनको चुकाना हो, उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। एंड करंट लाइबिलिटी, जो बाहर से लिया गया पैसा साल भर के अंदर चुकाना, उसको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। एसेट्स के 4 हिस्से होते हैं। फिक्स एसेट, ऐसे एसेट जिनका इस्तेमाल लंबे समय के लिए उपयोग के लिए हो, बेचने के लिए ना, उनको फिक्स एसेट बोलते हैं। करंट एसेट, ऐसे एसेट जो लाइकली टू बी कंज्यूम्ड या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, बेच कर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं करंट एसेट। इंटेंजिबल एसेट फिक्सियस एसेट होते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन एसेट्स होते हैं, जैसे ट्रेडमार्क का कॉपीराइट वगैरह होता है। और नॉन करंट एसेट, ऐसे एसेट जो इस कैटेगरी में नहीं दिखाए गए हैं, वो नॉन करंट एसेट बोलते हैं। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बैलेंस शीट के जो 2 पार्ट हैं, बैलेंस शीट क्या है, एसेट एंड लाइबिलिटी का स्टेटमेंट है इन ए पर्टिकुलर डे, तो आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा कि लाइबिलिटी साइड क्या आते हैं और एसेट साइड क्या होते हैं। अगर ये मूलभूत चीज़ को आप समझ लेंगे तो आपको इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करने में बहुत सुविधा होगी। लाइबिलिटी के 3 हिस्से होते हैं, नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी, इसको मिलाकर लाइबिलिटी हो जाता है। और एसेट्स के 4 हिस्से होते हैं, फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट, इनको मिला के एसेट साइज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बिल्कुल याद भी हो गया होगा इसको देख के।
अब हम बात करते हैं, चलिए, रेशियोज़ के बारे में। जी हाँ, लिक्विडिटी रेशियोज़ हैं, तो अभी 2-4 रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात होती है करंट रेशियो की। जी हाँ, करंट रेशियो जो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। जी हाँ, अगर करंट एसेट में करंट लायबिलिटी को डिवाइड कर दें तो उसको बोलते हैं करंट रेशियो। अब करंट एसेट क्या है? ऐसे एसेट जो साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, और करंट लायबिलिटी ऐसे हैं, ऐसी लायबिलिटी है जो साल के भर के अंदर उनको चुकाना होता है। अगर दोनों का रेशियो निकाला जाए तो उसको बोलते हैं करंट रेशियो। ये इनके शॉर्ट टर्म जो उनकी क्षमता को दिखाता है, सॉल्वेंसी को दिखाता है। कोई फर्म कि अगर साल भर में आने वाला पैसा और साल भर के अंदर जो जाने वाला पैसा है उनमें रेशियो क्या है। अगर ये 1 से ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक उसी तरह क्विक रेशियो होता है, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। किसी फर्म के करंट एसेट में से अगर स्टॉक को घटा दिया जाए तो करंट लायबिलिटी में डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी क्षमता और बढ़ जाती है। अगर ये रेशियो अच्छा है तो वो उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बहुत बेहतर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, करंट रेशियो जो होता है और क्विक रेशियो जो होता है किसी फर्म के शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को दिखाता है। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो इंडिकेट द लिक्विडिटी ऑफ ए फर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए फर्म। जी हाँ, अगर करंट रेशियो 1 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा होता है, 1 से कम हो तो उसकी जो क्षमता होती है कम होती है। अगर 1.5 से 3 हो तो बहुत एक्सीलेंट होता है, और 3 से ज़्यादा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। करंट रेशियो इंडिकेट्स जो एबिलिटी ऑफ फर्म टू पे करंट लायबिलिटी इन टाइम। अगर करंट रेशियो अच्छा है तो उस फर्म की एबिलिटी दिखाता है कि वो लायबिलिटी को समय पे चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। जी हाँ, करंट रेशियो जो होता है एज पर फर्स्ट मेथड ऑफ टंडन कमेटी करंट रेशियो विल बी 1.17। जी हाँ, फर्स्ट टंडन मेथड के अनुसार 1.17 होना चाहिए। एज पर सेकेंड मेथड ऑफ टंडन कमेटी करंट रेशियो विल बी 1.33 एंड एज पर टर्नओवर मेथड करंट रेशियो विल बी 1.25। ये याद करने वाली बात है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और अगर बैंक के क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से जाएं तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग भी होता है। चलिए बढ़ते हैं आप डेप्ट इक्विटी रेशियो फार्मूला पर। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो होता है मतलब कितना उधार है उससे इक्विटी को डिवाइड कर दें, मतलब बाहर से लिया गया पैसा और अपना पूंजी अगर उसको डिवाइड कर दें तो डेप्ट इक्विटी रेशियो कहलाता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो होता है किसी फर्म के लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को दिखाता है। करंट रेशियो जो होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को दिखाता है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को दिखाता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। जी हाँ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में अगर टेंजिबल नेटवर्थ को डिवाइड कर दिया जाए तो डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ कर दिया जाए तो टोटल ऋण ग्रस्तता रेशियो निकलता है, टोटल इंडेप्टनेस रेशियो निकलता है। चलिए बात करते हैं कि जब डेप्ट इक्विटी रेशियो में टेंजिबल नेटवर्थ की बात हो रही है तो टेंजिबल नेटवर्थ इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इंटेंजिबल एसेट्स। अगर पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व लें इसको नेटवर्थ बोलते हैं। अगर इसमें इंटेंजिबल एसेट्स को घटा दिया जाए तो टेंजिबल नेटवर्थ आ जाता है। ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये याद रहेंगे तो आपको एग्जाम के समय प्रश्नों को हल करने में सुविधा होगी। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो होता है वो लिवरेज रेशियो भी बोलते हैं इसको, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को दिखाता है, किसी फर्म के लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को दिखाता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब जितना हम बाहर से पैसा लिए हुए हैं वो हमारे कैपिटल से 2:1 होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, हमारी क्षमता कम हो जाएगी, फर्म की क्षमता कम हो जाएगी। करते हैं नेटवर्किंग कैपिटल की। नेटवर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जी हाँ, नेटवर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो का जो फार्मूला होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डिवाइडेड बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। एक बार तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि DSCR जिसको डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो बोलते हैं, अगर हम किसी से ये लोन लिए हुए हैं तो उसकी EMI चुका पाएंगे कि नहीं, हमारी क्षमता है कि नहीं, उसको निकालने के लिए रेशियो काम आता है। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डिवाइडेड बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इज इक्वल टू डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो है। एक्चुअल में डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज ए मेजरमेंट ऑफ कैश फ्लो अवेलेबल टू पे करंट डेप्ट ऑब्लिगेशन। अगर आपकी ऋण ऑब्लिगेशन को पटाने की आपकी क्षमता है कि नहीं, उसके लिए ये मेजरमेंट है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। जी हाँ, आप बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर फार्मूला। जी हाँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने कितना गुड्स बेचा है वो, और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, इसको बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, हायर द स्टॉक टर्नओवर रेशियो मीन्स मोर एफिशिएंट द फर्म इन मैनेजिंग द स्टॉक।
अगर हायर स्टॉक टर्नओवर रेशियो है मतलब वो कंपनी बहुत बढ़िया है, उसका स्टॉक मैनेज करने के लिए उसकी बिक्री अच्छी हो रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एवरेज स्टॉक आता है। चलिए अब बात करते हैं डेब्टर वेलोसिटी रेशियो। डेब्टर वेलोसिटी रेशियो डेब्ट कलेक्शन पीरियड को दिखाता है। डेब्ट कलेक्शन पीरियड मतलब आपका स्टॉक बिक रहा है, सामान उधारी में जा रहा है, तो वो आपका जो उधारी का पैसा कितने दिनों में आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला है डेब्टर डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 12। जी हाँ, डेब्टर डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 12 इसका फॉर्मूला है। अगर आपके कितने सेल्स हैं और कितने उधारी हैं उनको डिवाइड कर दें और 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको डेब्ट कलेक्शन पीरियड आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका उधारी बेचा गया पैसा कितने महीनों में आ रहा है। अगर ये जितना कम होगा आपको रिकवरी, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। लेजर द डेब्ट कलेक्शन पीरियड बेटर द चांस ऑफ रिकवरी। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस शीट से रिलेटेड और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हमने छोटी छोटी बातों पे सरल तरीके से समझने की कोशिश की इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक हिस्सा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि लाइबिलिटी के 3 साइड है, नेटवर्थ, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और एसेट के 4 हिस्से हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट। और उससे रिलेटेड कुछ रेशियो के बारे में भी यहाँ चर्चा किए हैं, जैसे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और DSCR डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, और डेब्ट कलेक्शन पीरियड जिसको बोलते हैं डेब्टर वेलोसिटी रेशियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए एक फर्म का बैलेंस शीट नमूने के तौर पे मैं यहाँ पर दिया हूँ आप लोगों को। कैपिटल, एक लाइबिलिटी साइड में एक फर्म का कैपिटल 500, रिजर्व 1000, टर्म लोन 2000, क्रेडिटर 3000, मतलब टोटल लाइबिलिटी 6500, और एसेट्स हैं फिक्स एसेट 2500, स्टॉक 1000, गुडविल 500, डेब्टर 2000, कैश 500, मतलब टोटल एसेट 6500। तो एक नमूना दिया है मैंने बैलेंस शीट का। आपके लिए होमवर्क है कि इस नमूना के तौर पे जो बैलेंस शीट मैंने दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए, और मैंने जो पढ़ाया है इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से, उसमें फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पर निकालना है। जैसे सबसे पहली बात निकालनी है टेंजिबल नेटवर्थ क्या है। जी हाँ, टेंजिबल नेटवर्थ को निकालिए। दूसरा है नेटवर्किंग कैपिटल क्या है, नेटवर्किंग कैपिटल कितना है। फिर क्या है, करंट रेशियो क्या है इस नमूने के तौर पे बैलेंस शीट का। फिर है क्विक रेशियो क्या है। फिर है डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है। जी हाँ, इतने रेशियो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इतना रेशियो निकाल के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल बड़े आसानी के साथ आप कर लेंगे, और ये वीडियो आपको बिल्कुल मददगार साबित हुआ होगा। आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी मददगार होगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और आपको शुभकामनाएं करता हूं। आपको धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, कि मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जी हाँ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे कदमों से आप पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, करते जाइए, सफलता आपको मिल जाएगी। अगर आपकी मंजिल वो है तो उस रास्ते चलते जाइए, मंजिल मिल जाएगी। जी हाँ, मैं आप सभी के हौसला अफजाई करता हूँ। आप सभी को सफलता की शुभकामनाओं के साथ इन पंक्तियों से आपका अभिनंदन करता हूँ। सुख भी बहुत है तो परेशानियाँ भी बहुत हैं। जी हाँ, सुख भी बहुत है तो परेशानियाँ भी बहुत है, लाभ भी बहुत हैं तो हानियाँ भी बहुत हैं। क्या हुआ प्रभु ने जो थोड़े गम दे दिए, लेकिन उसने जो हम पे किया वो मेहरबानियाँ भी बहुत है, वो मेहरबानियाँ भी बहुत है। जी, उस भगवान के मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करिए, और स्वस्थ मन के साथ आनंद तरीके से तैयारी करिए, आपको सफलता सुनिश्चित होगी। जी हाँ, आपके सफलता की पुनः कामना करते आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अगर अच्छा नहीं लगा तो भी लिखिएगा, क्योंकि मैं सुधार कर पाऊँगा, और अच्छा लगा तो आपकी शुभकामनाएं मिलेंगी, मेरा हौसला अफजाई होगा। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जी हाँ, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक से जुड़े हुए प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े वीडियो मैं लाते रहता हूं। जी हाँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।